नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने 2850 करोड़ रुपए में मेट्रो एजी के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने हाल ही में 2850 करोड़ रुपए में जर्मन फर्म मेट्रो एजी के भारत में थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी RRVL ने 100% हिस्सेदारी की खरीदारी के लिए मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर और चांसलर ओलाफ शुल्स। इंग्लैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम था राइट बैक जॉर्ज कोहेन। इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। साल 1939 में लंदन, इंग्लैंड में जन्मे जॉर्ज कोहेन अपने पूरे फुटबॉल कैरियर में क्लब फुलहम के लिए खेले। उन्होंने 1956 और 1969 के बीच अपने 459 प्रदर्शनों में 6 लीग गोल किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1966 विश्व कप जीतने के रूप में दर्ज की गई थी, जब इंग्लैंड ने वेम्बली स्टेडियम में फाइनल में पश्चिम जर्मनी को हराया था। कोहेन ने इंग्लैंड को विजयी होने में मदद की और विपक्ष पर 4-2 की जीत के साथ अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, आप याद रखिए। चलिए, हाल ही में कौन कौन से निधन हुए हैं? तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज कलाकार केकला सत्यनारायण गारू का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। और कर्नाटक की संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्म श्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति का निधन हो गया। और अमेरिकी राज्य हवाई की राजधानी होनोलुलु में हवाई राजकुमारी अली गेल किनोई की कैकोलिक कवानाना कोआ का निधन हो गया। अब ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। चलिए फुटबॉल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इंग्लैंड के राइट बैक जॉर्ज कोहेन जो फुटबॉल खिलाड़ी, इनका निधन हो गया। और फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। और बेल्जियम के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। और भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाबू मनी का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। तो ये थे फुटबॉल से संबंधित करंट अफेयर्स। ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रिकेट खिलाड़ी के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो उनका नाम है शेन वार्न। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज। ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अब महान स्पिनर शेन वार्न के नाम से दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की है। CA के मुख्य कार्यकारी निक हॉकले और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटरों के संघ के CEO टॉड ग्रीनबर्न ने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दौरान वार्न का श्रद्धांजलि देते हुए यह घोषणा की। वार्न का इस वर्ष 4 मार्च को थाईलैंड में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता हुआ है? तो ये भारत और साइप्रस के बीच हुआ है। बात करते हैं साइप्रस की राजधानी निकोसिया और राष्ट्रपति कौन है? निकोस अनास्तासियादेस। दो देशों ने यानी भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। छात्रों, शिक्षाविदों, पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों को गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवस्था और सहयोग का एक सामान्य ढांचा प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात करते हैं साइप्रस की। तो डॉक्टर जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री भारत के। तो वो 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 तक
साइप्रस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। बात करते हैं साइप्रस की, तो यह पूर्वी भूमध्य सागर में अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह मिस्र के उत्तर में, ग्रीस के पूर्व में, तुर्की के दक्षिण में और लेबनान और सीरिया के पश्चिम में स्थित है। इसकी राजधानी निकोसिया है। निकोस अनास्तासी देश इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं, अभी आपको बताया था। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना किस देश को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर है भूटान को। भूटान की राजधानी थिम्पू है। प्रधानमंत्री लोते शेरिंग है। राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो ये चर्चा में रहा है, क्यों रहा है? तो हाल ही में भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनेल पदक से सम्मानित किया गया। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को यह पुरस्कार ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने प्रदान किया है। अब बात करते हैं मांगदेछू जल विद्युत परियोजना की। तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान के ट्रोंगसा जोंगखाग जिले में मांगदेछू नदी पर स्थित है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 4500 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना को भारत द्वारा 70% ऋण और 30% अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। 17 अगस्त 2019 को अपनी भूटान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 720 मेगावाट की मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। भारत भूटान द्विपक्षीय जल विद्युत परियोजना सहयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक जल विद्युत परियोजना के महत्व को भारत एवं भूटान दोनों देशों ने पहचाना और जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर काफी बल दिया है। भारत ने अब तक भूटान में इन प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया है। कौन कौन सी है? चोखा परियोजना, कुरिछू परियोजना, तारा परियोजना और मांगदेछू परियोजना। तो इनका नाम याद रखिए। जून 2020 में भारत और भूटान ने खोलागछू नदी पर खोलोगछू जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना 600 मेगावाट क्षमता वाली है। भारत भूटान में पुनातसांगजू एवं पुनातसांगचू 2 यानी 1 और 2 जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं सहित अन्य परियोजनाओं को पूरा करने हेतु भी प्रयासरत है। दोनों देशों के मध्य सनकोस जलाशय पनबिजली परियोजना पर जारी द्विपक्षीय बातचीत के जरिए परियोजना के तौर तरीकों को अंतिम रूप देने पर कार्य किया जा रहा है। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ है? भूटान के ट्रोंगसा जोंगखाग जिले में मांगदेछू नदी पर स्थित है। अब इसको जो पुरस्कार मिला था उसकी बात कर लेते हैं। ब्रूनेल पदक की। तो सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रूनेल मेडल प्रदान किया जाता है। ब्रूनेल पदक को ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्रूनेल पदक को पहली बार 1985 में प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। वे किस देश के थे? तो वे ब्राजील के थे। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजीलिया। और राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। और उपराष्ट्रपति हैमिल्टन मोराओ। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। राष्ट्रपति कौन है? आइजैक हर्जोगा। बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल में जो है वो संसदीय लोकतंत्र है और इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। और इजराइल का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। यही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए और कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं उनको देख लेते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्प कमल दहल तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं।
शेतोनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और बेट्सी सावेज पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय शतरंज के नए पोस्टर बॉय कौन बने हैं? तो उनका नाम है गुकेश डी। शतरंज ओलंपियाड 2022 में लगातार 8 जीत के साथ डोमराजू गुकेश, शॉर्ट में कहेंगे गुकेश डी, भारतीय शतरंज के नए पोस्टर बन गए हैं। वर्ष 2019 में वह सबसे कम उम्र के भारतीय और फिर दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने। तो इनके बारे में इतना ही काफी है कि ये शतरंज के पोस्टर बॉय बने हैं। क्या नाम है? गुकेश डी। भारतीय सेना ने किस शहर में पहले 3D मुद्रित आवास इकाई का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? अहमदाबाद में किया है। यह एक आपदा प्रतिरोधी संरचना है। यह अहमदाबाद कैंट में स्थित है। इसका निर्माण MICOB प्राइवेट लिमिटेड यानी माइकोब प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा किया गया है। इसमें नवीनतम 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी शामिल है। 3D प्रिंटेड नींव, दीवारों और स्लैब का उपयोग करके गैरेज स्थान के साथ 71 वर्ग किलोमीटर की आवास इकाई का निर्माण कार्य 12 सप्ताह में पूरा किया गया है। भारतीय सेना के अहमदाबाद स्थित गोल्डन कटार डिवीजन ने परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखी है C. रंगराजन ने फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। इसे पेंगुइन बिजनेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के 19वें गवर्नर C. रंगराजन का संस्मरण है। ये कौन कौन से पद पर रह चुके हैं तो याद रखिए। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर चर्चा करते हैं। किताब के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में RBI और योजना आयोग के बारे में उन्होंने लिखा है। भाग 2 में RBI के गवर्नर के बारे में लिखा है और भाग 3 जो है वो RBI से परे इससे संबंधित है। चलिए कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं। तो एयर मार्शल PV अय्यर द्वारा फिट एट एनी एज पुस्तक लॉन्च की गई। द लाइट वी कैरी ओवर कमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक जो है मिशेल ओबामा द्वारा लिखी गई। मायरेकिल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक मानसी गुलाटी ने लिखी। वेस्ट सेलिंग लेखक राखी कपूर ने अपनी पुस्तक नाउ यू ब्रीद ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड अब्यूज का विमोचन हाल ही में किया। और विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट ये सेन वाटसन ने लिखी। हे राम टू जय श्री राम आनंद वर्धन सिंह ने लिखी। सलमान कहाँ द मैन द एक्टर द लीजेंड देवप्रिया सान्याल ने लिखी। संजीव कुमार द एक्टर वी ऑल लव्ड रीता राममूर्ति गुप्ता ने लिखी। अगला प्रश्न है किस भारतीय साइकिलिस्ट को 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? तो उनका नाम है स्वस्ति सिंह। भारतीय सेना का अगला इंजीनियर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। तो ये किसका स्थान लेंगे? जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी श्रेणी में उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला अनुराधा राय को। हाल ही में किस देश ने ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? उत्तर है इसका भारत।
सरकार ने देश में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। गजट सूचना के अनुसार ई स्पोर्ट्स अब भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट श्रेणी का हिस्सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का छोटा स्वरूप ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम का उपयोग करने वाली प्रतियोगिता का एक रूप है। इस निर्णय से भारत के ई स्पोर्ट्स क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे देश के ई स्पोर्ट्स उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया 138वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसने की थी? एलन ऑक्टेवियम विक्टर ह्यूम ने। उस समय लॉर्ड डफरिन जो है भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सीबीसी के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? सुरेश एन पटेल का, जिनका कार्यकाल 24 दिसंबर को पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की। तो यह भारत में एक भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। यह के संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसे 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक दर्जा मिल गया था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख होता है। इसमें अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। एक सीबीसी और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए या पदधारी के 65 वर्ष की आयु तक के लिए होती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। नित्तूर श्रीनिवास राव भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमित शाह ने नई दिल्ली में बीएसएफ के कौन से मोबाइल ऐप और 13 मैनुअल के संशोधित संस्करण का लोकार्पण किया? तो इसका आंसर है प्रहरी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि बीएसएफ की यह ऐप प्रोएक्टिव गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है। अब जवान व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान, सीएपीएफ व अन्य अवकाश से संबंधित जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा प्रयास है। चलिए, कौन कौन से पोर्टल, सॉफ्टवेयर, ऐप वगैरह लॉन्च किए गए हैं? तो डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है। पीयूष गोयल जी ने राइट टू रिपेयर और एनटीएच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। खेल मंत्री ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल मणिपुर सरकार ने लॉन्च किया है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने घर पोर्टल लॉन्च किया है। रायतू बंधु योजना के 10वें चरण की शुरुआत किस राज्य में हाल ही में की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए रायतू बंधु योजना के 10वें चरण की शुरुआत की है। इस चरण में 70,54,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 7,676 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे, जिसका उद्देश्य किसानों को रबी फसल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? आंसर है ग्वालियर। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा। ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म स्थली है, इसीलिए यहाँ पर अटल स्मारक बनाया जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो मेघालय पहले स्थान पर रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल बीडी मिश्रा, ये अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। चलिए इस योजना के बारे में जानते हैं, ये प्रश्न के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में औसत मासिक आय 29,348 रुपए के साथ मेघालय पहले स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान पंजाब का रहा है, जिसमें मासिक आय जो है वो कितनी रही है, औसत मासिक आय 26,701। और इसके बाद हरियाणा और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों का स्थान रहा है। बस आपको पहला स्थान याद रखना है। कौन सा राज्य है पहला? मेघालय, जिसकी औसत आय कितनी है? 29,348 रुपए औसत मासिक आय। तो आज की वीडियो में 20 प्रश्न थे। तो वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।